हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग रिवीजन सीरीज जहां हम कर रहे हैं ऐसे कि एक केस बेस्ड स्टडी को रिवाइज एंड आई होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग इन फुल स्विंग टू मेक इट इवन बेटर. We are here in this video to revise case study number 25, 26, 27 and 28 of ICI case study booklet. So let's dive straight into it without wasting any time. Let's start with case study number 25. But before that, just one thing. Like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel guys. सब्सक्राइब कर लो यार. सब्सक्राइब करने से तुम्हारा क्या कुछ होना नहीं है, बट मुझे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी कि टू ब्रिंग एट दिस अर्ली अर्ली लास्ट आवर में भी एक वीडियो कुछ ना कुछ टू मोटिवेट यू एंड टू मोटिवेट माई सेल्फ. डू सब्सक्राइब द चैनल. लेट्स स्टार्ट. केस स्टडी नंबर 25 में संकल्प संकल्प एडिबल ऑयल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी के बारे में कुछ कुछ बातें दी है, जहां पे इन्होंने एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह के बारे में बातचीत की है. देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन में रेलेवेंस आता है. ऐसा कोई क्वेश्चन में ज्यादा रेलेवेंस नहीं है तो इसको अपन स्किप कर सकते हैं. सीधा आ जाओ यहाँ पे, जहां पे ये बोलते हैं कि आफ्टर अपॉइंटमेंट अनागी went through various previous year financial statement. अनागी अपन है, अपन कौन है? स्टेट ऑडिटर्स. ऑडिट रिपोर्ट एटसेट्रा सब देखा हमने पिछले बार का. एंड एम्फेसाइज द अंडर स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड पेबल बैलेंस एज सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क. पता चलिए हमको पता चला कि पिछले साल ट्रेड पेबल गलत गलत सर बने थे और इस बार भी हमको लग रहा है कि ट्रेड पेबल इज अ सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क एंड देयरफॉर ऑडिटर सेट द मटेरियलिटी लेवल एट 15 लाख. 15 लाख हमने मटेरियलिटी लेवल सेट कर दिया है इस बार के लिए. फर्दर अनागी इज इन द प्रोसेस टू सिलेक्ट द सैंपल्स फॉर टेस्टिंग सो एज टू गेट द सैंपल्स ऑन विच वेंडर बैलेंस रिकंसिलिएशन कैन बी परफॉर्म. मतलब हम सैंपल्स निकालेंगे जिसपे हम टेस्टिंग करेंगे. क्या टेस्टिंग करेंगे? कि वेंडर बैलेंस रिकन्फर्मेशन वगैरह रिकंसिलिएशन करना. रिकंसिलिएशन की जरूरत कब पड़ेगी? मुझे बताओ रिकंसिलिएशन की जरूरत कब पड़ेगी? जब हम उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहे हैं. जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन को जो बैलेंस है और जो हमारे लेजर में जो बैलेंस है, जो हमारे लेजर में बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहा है, तो हमको रिकंसिलिएशन परफॉर्म करना है और उसके लिए हम कुछ सैंपल्स उठाने वाले हैं. तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या कंसिडर करोगे. क्या तुम ऐसे बैलेंसेस कंसिडर करोगे जहां ऑलरेडी कंफर्म है, जहां कंफर्मेशन बैलेंसेस ऑलरेडी एग्री टू द जनरल लेजर? नहीं, ये क्यों करेंगे? हम ये नहीं करेंगे. वेंडर्स विच हैव हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस विद संकल्प एडिबल ऑयल लिमिटेड, यहाँ ये जरूर करेंगे. जिनका मेजर मेजर वेंडर्स है हमारे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वेंडर्स है, उनका जरूर जरूर से हम चेक बिल्कुल से करेंगे. वेंडर्स विद बैलेंस ऑफ 15 लाख और मोर आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड एंड वेंडर्स विद बैलेंस ऑफ 15 लाख और लेस आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड. तो 15 लाख के ऊपर वाला का करेंगे हम या 15 लाख के नीचे वालों को उठाएंगे? मुझे बताओ, ट्रेड पेबल ऐसे बैलेंसेस जिसका क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख के ऊपर है सिर्फ उन्हीं को उठाए, या जिनका क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख से कम है उनको भी उठाए, या 15 लाख से कम वाले उनको ना उठाए, 15 लाख के ऊपर वालों को ही उठाए? मुझे बताओ, अगर आप एक्सेल में फिल्टर लगा देते हो, मान लो आप एक्सेल में फिल्टर लगा दिए यहाँ पे और लेस देन 15 लाख वाले को उड़ा दिए, लेस देन 15 लाख वाले को उड़ा दिए, मतलब लेस देन 15 लाख वाले को अपन ने नहीं लिया है अपने सैंपल में. तो अब मान लो हो सकता है कि उसकी हो सकती 10 लाख बैलेंस हो, जबकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन में 32 लाख दिख रहा हो. तो मिसस्टेटमेंट कितने का हो सकता है? मिसस्टेटमेंट हो सकता है 22 लाख का, विच इज मोर देन 15 लाख एंड दैट इज अ मटेरियल. तो भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए होता है. ये 15 लाख जो मटेरियलिटी लेवल है दैट इज फॉर द मिसस्टेटमेंट. अकाउंट बैलेंस लेवल के लिए, अकाउंट बैलेंस जो लेवल है उससे तो तुमको उठाने ही है सारे. उसके बाद जो मिसस्टेटमेंट पता चल सकती है, हो सकता है वो 15 लाख से कम हो या 15 लाख से ज्यादा हो. इवन इफ ये 12 लाख है और ये 10 लाख है, स्टिल मिसस्टेटमेंट इज 2 लाख. और 2 लाख का मिसस्टेटमेंट प्लस 2 लाख करते करते हो सकता है कि इंडिविजुअल छोटे छोटे मिसस्टेटमेंट बढ़ बढ़ के एक एग्रीगेट में मल्टीपल मिसस्टेटमेंट कॉम्बिनेशन और मल्टीपल मिसस्टेटमेंट पॉसिबल हो कि 15 लाख के ऊपर हो जाए. तो दोनों ही किन सिनेरियो में अपन को अकाउंटिंग बैलेंस 15 लाख से कम हो तो भी सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा. तो भी अपन फिल्टर में ये नहीं लगा सकते कि लेस देन 15 लाख वालों को हटा दो. भाई उसका कंफर्मेशन में हो सकता है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाए, या फिर डिफरेंस थोड़ा बहुत भी आए लेकिन थोड़े थोड़ा थोड़ा करके 15 लाख के ऊपर हो जाए. तो 15 लाख से ज्यादा वाले भी सिलेक्ट करो, 15 लाख से कम वाले भी सिलेक्ट करो. राइट, गेटिंग दिस? बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी. मेरे को लगता है कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. यहाँ पे दिया बैलेंस कंफर्मेशन दिया हुआ है कि वेंडर का नेम ग्राउंडनट सीड लिमिटेड का 15 लाख दिख रहा है जनरल लेजर में, जबकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन में 20 लाख दिख रहा है. 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है. 65 लाख हमारे जनरल लेजर में दिख रहा है, वहां पे 18 लाख दिख रहा है, मतलब 15 लाख का डिफरेंस आ रहा है. निशी सनफ्लावर लिमिटेड में क्वेश्चन नंबर 3 निशी सनफ्लावर लिमिटेड से पूछा है कि जो डिफरेंस है ना 15 लाख का, जो डिफरेंस है 15 लाख का, दैट इज बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ टू इनवॉइसेस ऑफ 10 लाख और 5 लाख. ये जो दो इनवॉइस है 10 लाख और 5 लाख के, ये 25 मार्च और 27 मार्च को मिले थे. एंड एज पर द अकाउंट्स पेबल एग्जीक्यूटिव बोथ द इनवॉइसेस वर रिसीव्ड इन अप्रैल 3. मतलब ये बोल रहा है कि टू इनवाइसेस ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख डेटेड मार्च 25 और मार्च 27, मतलब उसकी डेट कब है? 25 मार्च और 27 मार्च की है, लेकिन मिले कब अपने को? 3 अप्रैल को और 3 अप्रैल को मिले दोनों यूनिट, मतलब कि आफ्टर ईयर एंड मिले हैं, इसलिए हमने वो इनवॉइसेस को अकाउंट फॉर नहीं किया है. लेकिन इनवॉइसेस की डेट क्या है भैया? इनवॉइसेस की डेट 25 मार्च और 27 मार्च है. तुम लोग जीएसटी का भी देखा होगा, जीएसटी में भी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट और वो सब जो रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज है दिए हुए हैं. प्लस यहाँ पे दिया हुआ है कि रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट
दीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किए गए क्योंकि ये 3 अप्रैल को मिले इनवॉइस, जबकि इनवॉइस में डेट क्या थी 25 मार्च। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनवॉइस की डेट क्या है, गुड्स कब मिला, ये सब देखना पड़ेगा अपने को, सो एज टू असर्टेन कि ये जो गुड्स आया है वेदर दिस पर्टेन टू द करंट फाइनेंशियल ईयर और द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। तो इसके बारे में अपन क्वेश्चन 3 देख लेते हैं फटाक से एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं कि व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर दैट अनागी शुड परफॉर्म टू वेरीफाई वेदर द पेबल बैलेंस ऑफ निशी सनफ्लावर सीड्स आर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। सेंड अ कंफर्मेशन टू निशी सनफ्लावर, बोल रहे कि वापस से भेजो एक बार, 15 लाख का डिफरेंस मिला है ना, 65 लाख था और उनके हिसाब से 80 लाख आ रहा है, तो फिर से भेजो। हो सकता है ये लोग अब 65 लाख बोल देंगे, हो सकता है ये लोग अब 65 लाख बोल देंगे, पहले 65 लाख था, 80 लाख आ रहा था, अब हो सकता है अब 65 लाख फिर से बोल देंगे, फिर से भेज को देखो। तो पागल बैठे हो लोग, बार बार यही काम धंधा बैठे तुम लोग को। वेरीफाई द बैंक पेमेंट फॉर द पीरियड फॉर पोस्ट मार्च 31 मार्च 2022 फॉर एन एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इनवॉइस। तो ये जो पेमेंट वगैरह का है ना, ये सब डेटर वगैरह के केस में देख सकते हो तुम, और पर्टिकुलरली एज सच एकदम कंफर्मेशन नहीं है ये, ऑल्दो दिस इज एन अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर होता है, ये एक अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर होता है, बट जनरली दैट अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड व्हेन देयर इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब साई नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से नहीं मिल रहा हो, तब आप किया जाता है, तब आप किया जाता है, वरना आप परफॉर्म नहीं किया जाता। एंड रिव्यूइंग द लिस्टिंग ऑफ परचेज ऑर्डर टू कंफर्म, परचेज ऑर्डर देख लो बोल रहे हैं, परचेज ऑर्डर देखो, उससे समझ में आ जाएगा कि भैया ये परचेज ऑर्डर किस इनवॉइस का हो सकता, किस पीरियड का होना चाहिए। तो परचेज ऑर्डर देख के नहीं समझ में आ पाएगा तुमको कि ये इनवॉइस किस पीरियड का होना चाहिए, क्योंकि देखोगे अगर तो परचेज ऑर्डर कभी भी तुम लोग देखोगे तो ऐसा जो उसमें ये नहीं लिखा रहता कि ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। परचेज ऑर्डर में दिया रहता है कि इतना माल मंगवाना है हमको, ये परचेज ऑर्डर हो सकता है कि जनवरी मंथ का हो और अब माल अभी आ रहा हो, पेमेंट अगले महीने में हो रहा हो, तो पेमेंट देख के कैसे समझोगे, परचेज ऑर्डर देख के कैसे समझोगे कि ये माल किस साल का है। तो ये लास्ट ऑप्शन क्या बोलते हैं, इंस्पेक्ट द जीआरएन बोल रहे हैं, इंस्पेक्ट करो टू डिटरमाइन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल। तो जिस दिन माल आया, अगर माल पहले आ चुका है इस साल, तो यानी इसी साल की परचेज है, इस साल ये रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। हमारे स्टॉक में आ चुका है इस साल, मतलब कि परचेज भी रिकॉर्ड कर लो इसी साल, हमारे स्टॉक में आ गया, स्टॉक में रिकॉर्ड कर लिए, तो परचेज भी रिकॉर्ड कर लो। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी बैंक पेमेंट से मैंने बता दिया कि बैंक पेमेंट से ऐसा समझ नहीं पाओगे, और पीओ में तो ऐसा दिया हुआ ही नहीं रहता। तुम कभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे एसएपी वगैरह में, तो तुमको समझ में आएगा पीए परचेज ऑर्डर पूरा रहता है, उसमें पूरा पूरा दिया रहता है कि ये परचेज ऑर्डर पीआर से आता है, पीए परचेज रिक्विजिशन आता है, फिर वहां से पीओ आता है, फिर कोटेशन आता है, 3 वेंडर होने चाहिए कम से कम, फिर 3 में से जो लोएस्ट कोटेस्टेड वेंडर रहता है उसका हम पेमेंट को वो करते हैं कंफर्म, यहाँ हम इससे माल खरीदेंगे। अगर लोएस्ट के ऊपर वाले को पेमेंट के लिए यार लोएस्ट के ऊपर वाले वेंडर को कर रहे हो, तो तुमको सब्सटेंशिएट करना पड़ता है रीजन के साथ कि क्यों हम लोएस्ट वाले को कंफर्म नहीं कर रहे हैं वेंडर को। तो ये सब जो प्रोसेस होती है उसमें समझ में आएगा, पीओ में कभी ये सब नहीं रहता है। तो आंसर यही होना चाहिए, जीआरएन जिस दिन आ गया मतलब ये उस दिन का परचेज हो जाएगा, क्योंकि हम स्टॉक में जिस साल इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसी साल का परचेज माना जाएगा। राइट, तो थर्ड क्वेश्चन आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। पहला क्वेश्चन देख लो, विच आइटम अनागी सिलेक्ट फॉर टेस्टिंग सो एज टू गेट द सैंपल्स ऑन विच वेंडर बैलेंस रिकंसिलिएशन हम परफॉर्म कर पाएंगे। वीबीआर वेंडर बैलेंस रिकंसिलिएशन परफॉर्म करना, दैट इज तो हमको सैंपल्स निकालने हैं। तो मैंने बता दिया ये वाला तो अपन उठाएंगे नहीं, वेंडर्स विच हाई वॉल्यूम वाला उठा लेंगे, जो 15 लाख के ऊपर है और 15 लाख से कम वाले दोनों ही उठा लेंगे हम। तो कुल मिला के आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए 1 2 3 नहीं, 1 2 भी नहीं, 2 3 4 सही होगा, 2 3 4 विल बी द करेक्ट आंसर। How can Mrs. Anagi audit the operating effectiveness of internal control around the accounting of trade payable? Trade payable की accounting बोल रहे हैं, कैसे देखोगे accounting कैसे देखोगे? तो देखते हैं अपन, ऑप्शन में समझ में आ जाएगा। Recalculating aging of trade payables to identify the balances which may not be agreeing with the audit evidence। ये बोल रहा है एजिंग एनालिसिस करो, एजिंग एनालिसिस से समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग सही हुई है कि नहीं हुई है। भैया अकाउंटिंग सही हुई है, उसके बाद भी तुमको एजिंग में अगर कोई गड़बड़ी निकल रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना अकाउंटिंग गलत है, तुम अपनी एजिंग एनालिसिस गलत कर रहे हो। या एजिंग के बेसिस में तुम अकाउंटिंग को कैसे कर सकते हो? अकाउंटिंग और एजिंग दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एजिंग इज जस्ट लाइक अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग वगैरह प्रॉपर हो जाएगी, एजिंग एनालिसिस करना तो अलग दूसरी बात है। तो रिकैलकुलेटिंग एजिंग करने से कोई अकाउंटिंग के बारे में पता नहीं चलेगा तुमको। सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम द सप्लायर बैलेंस बेस्ड ऑन साइंटिफिक रैंडम सैम्पलिंग अप्रोच एंड वेरीफाई द थर्ड पार्टी एविडेंस। ये बोल रहे सप्लायर कंफर्मेशन वगैरह लो तो तुमको अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी है, ऐसे समझ में आएगी तुमको अकाउंटिंग। इनपुट अ फेक परचेज इनवॉइस इनटू द क्लाइंट सिस्टम टू सी इफ इट इज प्रोसेस्ड एक्यूरेटली, ये इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव टेस्टिंग। ये हम लोग एलएनटी में करते थे जैसे, तो नेगेटिव टेस्टिंग बोलते हैं इसमें। इसको क्या बोलते हैं कि हम एक ट्रांजेक्शन खुद से करके देखते हैं और जहां जहां जो जो चीज होनी चाहिए उसका हम स्क्रीनशॉट रखते हैं एज एन एविडेंस, एज एन ऑडिट एविडेंस, हम लोग उसका स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाते हैं। और फटाफट नेगेटिव टेस्टिंग होती है कि अगर एक ट्रांजेक्शन प्रॉपर अप्रूवल के साथ प्रॉपर प्रोसेसिंग हो गया, अगर अप्रूव हो गया, देन दैट मीन्स कि सारे इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू अकाउंटिंग वगैरह सब सही हो रहा है, and that is called as negative testing. This is generally done in case of automated controls, and automated control केस में नेगेटिव टेस्टिंग है। सिमिलरली अकाउंटिंग यहाँ पे किए जा रही है, तो अकाउंटिंग अप्रूवल फर्दर सब चीजें देखना नेगेटिव टेस्टिंग के थ्रू हो सकती है। एक फेक परचेज डालो और प्रॉपर्ली इनवॉइस वगैरह प्रॉपर्ली बुक हो रहा है कि नहीं सब चीज देख सकते हो। और चौथा बोलते हैं, ये मेरे ख्याल से सही हो सकता है, एंड कैलकुलेट द ट्रेड पेबल डेज
टू यूज इन द एनालिटिकल प्रोसीजर। ट्रेड पेबल डेज निकाल के अकाउंटिंग कैसे समझ में आएगी भाई? अकाउंटिंग समझना है तुमको, ट्रेड पेबल डेज निकाल के एनालिटिकल प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करोगे, रेशियो निकालोगे कि कितना दिन का माल हमारा जाम रहता है, कितना दिन का पेमेंट हमारा जाम रहता है, वर्किंग कैपिटल कितना ब्लॉकेज है, इससे अकाउंटिंग कैसे समझ में आएगी? राइट right? 25.3 हो गया। 25.4 बोलता है कि दो मिसस्टेटमेंट मिले हैं 8 लाख और 12 लाख के। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 8 लाख के और 4 लाख के दो मिसस्टेटमेंट मिले टोटल 12 लाख के, जिसमें से हमने 30% ऑफ पॉपुलेशन को ही अभी तक सैंपलिंग किया है, मतलब हमने पूरे पॉपुलेशन को चेक भी नहीं किया, पॉपुलेशन में से 30% सैंपल उठाया और उसमें से जब देखा तो हमको दो एरर मिले 12 लाख के टोटल, जिसमें से एक 4 लाख का था डेट बिकॉज वॉज ड्यू टू वन इनवॉइस नॉट बीइंग रिकॉर्डेड ड्यू टू वीक एफिशिएंट इनएफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल के कारण 4 लाख का इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और 8 लाख की एक एरर पता चली थी सम्यक का एग्जीक्यूटिव हु केम एज टेम्पररी रिप्लेसमेंट, किसी और को लेके आए थे और वो पागल ने कुछ और एंट्री मार दी होगी या भूल गया होगा एंट्री करना, एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस परमानेंट अकाउंटेंट नहीं था, तो उस केस में 8 लाख की एक गलती हो गई है। 4 लाख और 8 लाख की गलती हो गई है, 12 लाख की गलती हो गई है। 30% पॉपुलेशन किया अभी तक हमने। मर्टिलिटी लेवल में बता दूं 15 लाख थी और 12 लाख की है अभी मिसस्टेटमेंट मिली। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये जो 15 लाख की मर्टिलिटी है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की मर्टिलिटी है? यस, ये 15 लाख की जो मर्टिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल होती है। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट तो और कम होती है। कंसीडरिंग कि हम सैंपल करने वाले हैं, वी शुड प्रोवाइड रूम फॉर मिसस्टेटमेंट व्हिच वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई इफ वी वुड हैव डन 100% सैम्पलिंग, 100% पॉपुलेशन को चेक करते और अभी 30% करे, तो जो 70% हम नहीं कर रहे उसके लिए रूम देना, तो तुमको मैंने बताया था 15 लाख में से कुछ माइनस करोगे तब जाके तुम्हारी एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट इज टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेवल आता है। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेवल आता है। ये तो मिसस्टेटमेंट लेवल 15 लाख का हो ही गया मटेरियलिटी लेवल। इसमें से और कम करके तुमको ये देखना है क्या ये 12 लाख से कम है। अगर ये 12 लाख से कम है देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस ये 12 लाख इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और अगर ये 12 लाख से ज्यादा आ रहा है तुम्हारा टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेवल, और ऑफ कोर्स इन दिस केस मुझे नहीं लगता कि 30% अगर तुम 100% करते, 100% का 15 लाख है समझ लो, तो 30% का कितना होगा ऐसा टाइप से समझ सकते हो तुम इसको। ये देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहे कि व्हाट वुड बी प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय मेजर्स अंगी फॉर टू एरर्स अकाउंटिंग टू 4 लाख एंड 8 लाख। ये बोल रहे टोटल अमाउंट ऑफ एरर इज बिलो द मटेरियलिटी एंड देयरफॉर इट शुड नॉट बी कंसीडर। 15 लाख से कम है तो इग्नोर कर दो। अरे भाई 15 लाख फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल 100% की लेवल है वो। 12 लाख थोड़ी ना वो 100% करके आए, 12 लाख तो 30% करके आ गए। 100% करोगे तो 15 लाख के तो कहीं ऊपर जा सकता है। अंगी शुड आस्क संकल वेडिबल ऑयल टू एडजस्ट 12 लाख इन द पेबल लेवल से रेक्टिफाई द सेम। रेक्टिफाई कर लो बोल रहे हैं, फटाफट अपनी गलतियां सुधार लो। डिफरेंट सेट ऑफ सैंपल रिप्रेजेंटिंग द सेम अमाउंट शुड बी सिलेक्टेड टू चेक वेदर सेम एरर्स आर गेटिंग रिपीटेड। ये बोल रहे कि बार बार वही गलती आ रही है क्या, तो फिर ये गलती को देखो। अगर बार बार वो गलती नहीं है, ये पहली बार गलती है, तो फिर इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, देन इस कैन बी दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी वेव्ड ऑफ। ये बोल रहे कि इफ इट इज नॉट देन दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी वेव्ड ऑफ। मारो गोली, पहली बार आया ठीक है, अगली बार से नहीं होगा। और लास्ट बोलते हैं कि द इंपैक्ट ऑफ एरर्स नोटेड इन द ऑडिट ऑफ सैंपल्स टेस्ट ऑफ डिटेल्स शुड बी प्रोजेक्टेड एक्स्ट्रापोलेटेड अक्रॉस द होल पॉपुलेशन। तो ये जो 30% सैंपल किया तो उस हिसाब से तुमको मिला है कितना, 12 लाख। तो मुझे बताओ 100% में कितना मिलेगा, तो एक्स अमाउंट निकालोगे तुम और एक्स अमाउंट चेक करोगे तो हो सकता है कि 100% में तुम्हारा 20, 22, 25 लाख का मिसस्टेटमेंट मिल जाए और दैट इज मोर देन 15 लाख होगा एंड देयरफॉर दिस शुड बी प्रोजेक्टेड एक्स्ट्रापोलेटेड करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट लेवल अलग हो जाता है और मर्टिलिटी स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल वो तो 100% पॉपुलेशन अगर तुम करते तो उसके लिए 15 लाख थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। क्वेश्चन स्टडी नंबर 26 में आ जाओ, जहां सबसे पहले क्वेश्चन में बोलता है कि ड्यूरिंग द ईयर ग्रोथ लिमिटेड ने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया है अपने 7 करोड़ का फॉर राइटिंग ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। 7 करोड़ का सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया है फॉर राइटिंग ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो मेरे को उतना ज्यादा याद नहीं, बट तुम लोग आईपीसीसी आए होंगे और आईपीसीसी का तुमको याद होगा, तो सेक्शन 52 में को जितना याद है सिक्योरिटी प्रीमियम का बोलते हैं कि तुम कहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम के रिजर्व को यूज कर सकते हो। फॉर बायबैक कर सकते हो, फॉर बोनस कर सकते हो, फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर वहां कर सकते हो। एंड यहाँ तो कहीं नहीं दिया था कि तुम अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हो। देयरफॉर मुझे नहीं लगता 7 करोड़ का सही है। 7 करोड़ का बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट हुई है। सिक्योरिटी प्रीमियम को तुम उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। और 2.5 करोड़ का तुमने यूज किया है फॉर इशूइंग बोनस शेयर। सॉरी, 2.5 करोड़ का तुमने अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए किया है और 4.5 करोड़ का तुमने यूज किया है फॉर बोनस शेयर।
तो इस केस में ये बोलते कि आज तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम का सही सही यूज किया क्या। तो मैंने बोला कि भैया मेरे को ये सब देखना नहीं है, मैं सीधा कंपनी सेक्रेटरी का क्या करता हूँ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, और कंपनी सेक्रेटरी ने बोल दिया कि सारा कंप्लायंस हुआ हुआ है लॉ रेगुलेशन का, तो मुझे क्या टेंशन, मैं अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा। तो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या तुमने सही किया क्या, क्या तुमने सही किया क्या सिक्योरिटी प्रीमियम क्या। तो मैंने बोलना है कि क्या सही किया क्या, तुमको भी समझ में आ रहा होगा नहीं भैया गलत है, सीधा सीधा नो, एज सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इशूइंग बोनस शेयर, ये गलत हो गया, बोनस इश्यू के लिए हो सकता है, यूज बाय कंपनी फॉर एडजस्टिंग अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसके लिए तुम यूज नहीं कर सकते, एंड देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, और यस वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा गलत हो गया, तुम अनमॉडिफाइड नहीं देना था, तुमको अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, तुमको कंपनी सेक्रेटरी के सर्टिफिकेट के ऊपर रिलाय नहीं करते हो। 26.2 इन योर ओपिनियन वाज द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन अकॉर्डेंस विद इंड 37, तो कैसा प्रोविजन किया है इसने, कैसा डिस्क्लोजर किया, देखते हैं अपन फटाक से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अमाउंटिंग टू 8 लाख एंड प्रेजेंटेड डेट अंडर हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बताया इसने, अंडर लाइबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंड 37 वाली मेजरली सारी प्रोविजन जो शॉर्ट टर्म की नेचर की वो तो यही पे दिखेगी, लेकिन तुमको पता होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए अलग से बोला हुआ भी है, और तुमने भी कितने बार किया होगा, क्या हम इसको ऐसे नहीं दिखाते, डेटर दिखाते हैं 100 लाख का, माइनस करते हैं अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2.5 लाख का, एंड देन आखिरी में दिखाते हैं 97.5 लाख एक्सटर्नल कॉलम में, एंड देयरफॉर वी डिडक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट from the debtor balance and while showing it in the balance sheet and do not show it as separately under the head short term provision, and therefore यहाँ पे गलती हो जाएगी कि in your opinion was the this was correct or not, no it was not correct, no state as such provision should be presented net of trade receivable, मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, and yes because India 37 doesn't specify anything for presentation and we will be, तो yes वाला तो आंसर गलत ही होंगे वैसे भी, ठीक है। अब आ जाओ सीएफओ का 141 सबसेक्शन 3 का कंसीडरेशन है कि सीए डेविड हैज टू इंक्रीज हिज ऑफिस कैपेसिटी, और सीए जो हम ऑडिटर है हम अपनी ऑफिस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 10 ऑफिस चेयर टेबल और अदर ऑफिस फर्नीचर खरीदने वाले हैं ग्रोथ लिमिटेड से, हमारा जो ऑडिटी है ऑडिटी उससे हम खरीद रहे हैं ऑफिस चेयर टेबल। तो हमने बोला कि भैया 90% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, वाह वाह वाह, दिवाली ऑफर मजाक, दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, तो हम भी फटाफट दिवाली धमाका ऑफर ले लेते हैं, 90% डिस्काउंट अंडर क्लियरेंस सेल में हमने भी ले लिया, एंड सीएफओ ऑफ द ग्रोथ लिमिटेड कंटेंट दैट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस परचेज, अब यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप हो चुका है दोनों के बीच में, एंड देयरफॉर अब वो ऑडिटर को वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस अपना अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3। लेकिन तुमको भी पता होगा अगर ये नॉर्मल कोर्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है देन दैट इज नॉट अ बिजनेस रिलेशनशिप, अगर ये नॉर्मल कोर्स में ट्रांजेक्शन हुआ है तो दैट इज नॉट अ बिजनेस रिलेशनशिप, और 90% डिस्काउंट सिर्फ ऑडिटर को थोड़ी ना दे रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया को दे रहे हैं, दिवाली धमाका ऑफर है सबको हो रहा है, तो हमने भी 90% डिस्काउंट में लेके कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं किया है विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दिस इज पर्टिकुलरली well within the normal course of or ordinary course of business, and therefore I don't think 141 subsection 3 will get attracted। contention so as CFO is valid गलत हो जाएगा, contention so as CFO is valid गलत हो जाएगा, contention of CFO is invalid सही हो जाएगा, but CA David will have to vacate office as he has purchased office furniture, लेकिन ये बोल रहे हैं कि vacate करना पड़ेगा, भैया क्यों vacate करेंगे, 141 subsection 3 में disqualify नहीं हो तो क्यों vacate करेंगे, and contention of CFO is invalid and CA David will not have to vacate office, ये सही होगा। I hope you are getting what I want to convey। Let's jump to case study number 27। So case study number 27 में आ जाओ फटाक से। सीए देव वाज इन्वॉल्वड इन द प्रैक्टिस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट फ्रॉम लास्ट 27 ईयर, और भयंकर क्लाइंट है इसके बाद देखो 19 पब्लिक कंपनी के क्लाइंट है, 7 पीएसयू है जिसमें से 4 आर इन्वॉल्वड इन बैंकिंग बिजनेस है 4, और बाकी बचे हुए 2 लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, 2 लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को ऑलरेडी ऑडिट कर रहे हैं। तो मुझे फटाक से बताओ क्या ये एक और इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, एक और इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, तो आंसर इज यस, लेकिन ओनली एंड ओनली इफ दैट इज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, राइट, जनरल इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया प्रोविजन क्या है कि तुम मैक्सिमम 3 इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट कर सकते हो, जिसमें से 2 लाइफ होगी या फिर 2 मैक्सिमम जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, ये नॉर्मल प्रोविजन बोलता है। तो ऑलरेडी मैं 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ, हिज फ्रेंड सहयोग वाज एमडी ऑफ हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड वांट्स टू अपॉइंट सीए देव एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो भैया हेल्थ भी है लाइफ भी है दोनों है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो मैं बता दूं हेल्थ तो ऐसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी में आता है, हेल्थ तो ऐसे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में आता है, लेकिन चूंकि ये कंपनी लाइफ इंश्योरेंस भी देती है एंड देयरफॉर दिस कंपनी विल बी कंसीडर्ड एज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आल्सो, एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ दिस हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। मिंटन लिमिटेड वाज इन्वॉल्वड इन द बिजनेस ऑफ असिस्टिंग स्टार्टअप टू रेज फंड फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब मिंटन लिमिटेड का काम क्या है, स्टार्टअप का देखते हैं, पिचिंग
पिचिंग करते हैं और उनको फंडिंग दिलवाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट से। तो इट वाज एग्रीड दैट रेदर देन फिक्स सैलरी, सीए देव जो हम ऑडिटर थे विल चार्ज 2% ऑफ द अमाउंट रेज्ड एज कंसल्टेंसी फी, मतलब हम कंसल्टेंसी देंगे मिंटन को और हम चार्ज करेंगे 2% ऑफ द अमाउंट जो भी रेज किया जा रहा है एज अ कंसल्टेंसी फी। जो भी अमाउंट रेज होगा ना, मतलब अमाउंट रेज मतलब क्या, ये जैसे मान लो मिंटन है, ये मिंटन है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर अपना पिच करेंगे सीए देव को, सीए देव ये डालेगा मिंटन के पास, मिंटन वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड दिलवाएगी इन्वेस्टर को। तो ये जितना भी फंड दिलवा रही है, जितना भी फंड रेज हो रहा है, उसका बोल रहा है कि उसका 2% चार्ज करूंगा मैं। 2% चार्ज करेगा कौन, सीए देव। तो यहाँ पे साफ साफ जीपीएम हो जाएगा भैया। तुमको क्लॉज 10 में साफ साफ मना किया हुआ है कि तुम परसेंटेज ऑफ फीस नहीं रिसीव कर सकते हो। सर परसेंटेज ऑफ फंड रेजिंग सर्विसेज तो अलाउड थी ना। फंड रेजिंग कौन सी, जहां पे तुम आईपीओ एफपीओ दिलवा रहे हो, मान लो आईपीओ में कंपनी पैसा उठा रही है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, यहाँ पे कंपनी मिंटन के पास थोड़ी ना पैसा आ रहा है। तुम मिंटन से 2% किस बेसिस में चार्ज कर रहे हो भैया, मिंटन पैसा क्यों दे, मिंटन के पास थोड़ी ना पैसा आ रहा है, पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर को दे दी है। मिंटन अगर पैसा रेस करता है, फंड रेस करता है, उसका कुछ पैसा अगर सीए देव को देता है, बिकॉज सीए देव हेल्प्ड हिम, सीए देव ने प्रोफेशनल सर्विस दी है मिंटन को टू फंड रेस, टू रेस फंड फॉर मिंटन, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो कवर्ड है तुम्हारे रेगुलेशन नंबर 192 में। ये वाला पॉइंट कवर नहीं है रेगुलेशन 192 में। यहाँ तो साफ साफ उल्टा ही केस चल रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टर फंड उठा रहा है और मिंटन पैसा दे रही सीए देव को 2% के हिसाब से। तो ये कौन सी सही बात हुई, यहाँ पे जीपीएम हो जाओगे तुम क्लॉज 10 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 में, राइट। एंड सीए देव वाज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ सेफ्टी लिमिटेड। सेफ्टी लिमिटेड में क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इन द केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस, दो बिजनेस चलते हैं वैसे, जनरली तुम भी जानते होंगे, मरीन बिजनेस, फायर बिजनेस और मिसलेनियस चलते हैं, राइट। तो इट हैड अ रिस्क ऑफ नियरली 100 से 120 करोड़ का रिस्क उठा के बैठे अभी अपन मरीन में, ध्यान से सुनना। और फायर इंश्योरेंस में 70% ऑफ इस फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वाज रिसीव्ड फ्रॉम स्टार होटल, मतलब बहुत बड़ा क्लाइंट है अपना स्टार होटल। 70% फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का स्टार होटल एक ही कंपनी से आ रहा है, मतलब स्टार होटल ने अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा 70% हमारा तो पैसा वही चले जाएगा क्लेम में, मतलब हम बहुत ज्यादा डूबत स्थिति में आ सकते हैं अगर स्टार होटल को कुछ भी होता है तो यहाँ पे स्टार होटल से हमको बहुत ज्यादा डेंजर है। सेफ्टी लिमिटेड एज अ पॉलिसी डेट इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस में हम क्या सोचे, इट विल नॉट होल्ड रिस्क ऑफ मोर देन 50 करोड़, हेंस Safety Limited signed a contract for 5 years with Help Limited, which was involved in the business of reinsurance, to cede risk above 50 crore for 40% of marine insurance premium। मतलब मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम का 40% लेंगे अपन और उसका 40% के मतलब 50 करोड़ के ऊपर जितना भी क्लेम आएगा वो दूसरी कंपनी जो रीइंश्योरर कंपनी है वो एक्सेप्ट करेगी, वो क्लेम बियर करेगी और बदले में वो हम उसको क्या देंगे 40%, जितना भी प्रीमियम मिल रहा है उसका 40% रीइंश्योरर को दे देंगे। तो यहाँ पे सरप्लस अमाउंट जो है, सरप्लस इन एक्सेस ऑफ व्हाट, इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़, जो भी आएगा इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ उसका 40% शेयर कौन करेगा, रीइंश्योरर। तो फटाक से एक बार क्वेश्चन 4 में आ जाओ, क्वेश्चन 4 एक बार देख लेते हैं हाथों हाथ। मैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा इसमें क्या क्या बोलते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रीटी दैट सेफ्टी लिमिटेड हैज साइंड विद द हेल्प लिमिटेड फॉर रीइंश्योरिंग इट्स स्टार होटल बिजनेस। स्टार होटल बिजनेस के लिए यहाँ पे अपन ने पढ़ा नहीं है, ये तो 4th क्वेश्चन है। ये अपन ने अभी जो पढ़ा है वो मरीन बिजनेस वाला पढ़ा है कि उसका 50 करोड़ के ऊपर जो भी रिस्क रहेगा वो 40% मैंने प्रीमियम दे दिया है, 40% प्रीमियम भी दिया है और 40% रिस्क अब वो बियर करेगा सामने वाला रीइंश्योरर। तो ये सरप्लस अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ प्रोपोर्शनल है, 40% इस प्रोपोर्शनल है ट्रीटी रीइंश्योरेंस है। ट्रीटी बोले तो पूरा का पूरा इकट्ठा सारे के सारे मरीन बिजनेस, मरीन के जितने क्लाइंट होंगे हमारे, जितने रीइंश्योरेंस वाले, सब के सब सबको एक साथ दिया है, बस क्या है 40%, दैट इज इट इज प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल भी कैसा है, कोटा, कोटा नहीं है सॉरी, सरप्लस है, सरप्लस। अच्छा कोटा क्या होता है, अगर कोटा में अगर बोलता सीधा 50 करोड़ नहीं, जितना जितना मरीन इंश्योरेंस है ना उसका पूरा का पूरा 40% प्रीमियम हम तुमको देंगे और जितना भी मरीन बिजनेस जब भी क्लेम आएगा उसका 40% क्लेम तुम बियर करोगे। देन इन दैट पर्टिकुलर केस दैट इज कॉल्ड एज कोटा शेयर प्रोपोर्शनल ट्रीटी इंश्योरेंस। और फैकल्टेटिव क्या होती है सर, फैकल्टेटिव होती है तुम्हारी, मान लो कोई एक मरीन बिजनेस को उठा के मैं तुम्हारे उधर ट्रांसफर करता, जैसे स्टार होटल बहुत बड़ी कंपनी है तो मेरे को डर लग रहा है कि स्टार होटल से बहुत ज्यादा मेरे को रिस्क है, तो कुछ स्टार होटल का मैं तुमको दे दूं तो डेट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव। एक पर्टिकुलर क्लाइंट एक रिस्की बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, या एक रिस्क को मैं अंडरराइट करता हूं देन ट्रांसफर करता हूं, डेट इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव। फैसिलिटी है तुमको, फैकल्टेटिव है, नॉट अ ट्रीटी। ट्रीटी मींस होलसम पैकेज वाइज पूरा का पूरा जाना, फैकल्टेटिव में एक जाना, तो फैकल्टेटिव तो होगा नहीं है, कोटा भी नहीं है क्योंकि ये 50 करोड़ के ऊपर की ही बात हो रही है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज सरप्लस। प्रोपोर्शनल है ये, नॉन प्रोपोर्शनल तो है ही नहीं क्योंकि 40% प्रीमियम की बात हो रही है। आई होप you got this point. Let's come to next question.
क्वेश्चन नंबर 4 जहां पे बोलता है कि बिकॉज ऑफ चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट सेफ्टी लिमिटेड एंटर्ड अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट विद हेल्प लिमिटेड टू रीइंश्योर फायर इंश्योरेंस फॉर स्टार होटल। मैंने बोला ना स्टार होटल बहुत बड़ा क्लाइंट है हमारा, और वहां उसको कुछ भी हुआ तो हमारा 70% पूरा घप जाएगा, 70% पूरा डूब जाएगा अपना। वेयर हेल्प लिमिटेड विल बियर 40%। अब हम हेल्प लिमिटेड को बोल रहे हैं कि तू ये स्टार होटल का 40% तू संभाल। स्टार होटल को हमने दे दिया सामने वाले को, तो भैया ये फैकल्टेटिव है, सामने वाला एक बिजनेस बस एक्सेप्ट कर रहा है, भले ही 40% करे, 60% करे, 100% करे, उससे मैटर नहीं करता। दैट इज अ प्रोपोर्शनल इन दैट पर्टिकुलर सेंस, बट इवन इन दैट सेंस डीप में देखोगे तो दैट इज अ फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। ये री इंश्योरेंस पूरा का पूरा नहीं हो रहा है, ट्रीटी वाइज नहीं हो रहा है। दिस इज जस्ट डन फॉर स्टार होटल ओनली, फॉर एंड ओनली फॉर स्टार होटल्स बिजनेस, और स्टार होटल का सिर्फ तुम कर रहे हो, देयरफॉर दिस विल बी कंसीडर्ड एज फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए, फैकल्टेटिव। प्रोपोर्शनल ट्रीटी नहीं होगा। कोटा शेयर और सरप्लस शेयर मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। एक बार देख लो कि इज द एक्ट ऑफ सीए देव ऑफ चार्जिंग 2% कंसल्टेंसी फी फॉर अमाउंट रेज बाय स्टार्टअप ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हाँ मैंने बता दिया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। रेगुलेशन 192 अलाउ सीए टू चार्ज परसेंटेज फी बेस्ड इन, ये बोल रहे हैं नो इट इज नॉट अ मिसकंडक्ट, ये तो गलत होगा। नो इट इज नॉट अ मिसकंडक्ट, ये भी गलत होगा। यस इट इज अ मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 10 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ये सही होगा, मैंने बता चुका है ऑलरेडी इसका आंसर। सीए देव एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कर सकते हैं क्या अपन, मैंने बता दिया 2 का ऑलरेडी कर चुके हैं। तो तीसरा इंश्योरेंस कंपनी जो कि तुम्हारी आखिरी इंश्योरेंस कंपनी होगी ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए, वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसलिए तुम इसका एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो यस तो गलत हो जाएगा, यस भी गलत हो जाएगा, यस भी गलत हो जाएगा, नो सही होगा। क्यों, hence CA Dev cannot accept one more statutory audit of health life insurance company as total number of audits of life insurance company a CA can perform is 2। मतलब LIC का सिर्फ, अगर सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का मेरे को ऑडिट देखना है तो मैक्स टू मैक्स मैं कितना कर सकता हूँ, 2। सिमिलरली सेम गोस फॉर GIC, कितना कर सकता हूँ मैक्स टू मैक्स 2। और ओवरऑल कितना मैक्स कर सकता हूँ मैं, 3। ओवरऑल सब मिला के मैं कितना इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट कर सकता हूँ, 3। तो यहाँ पे अपने 4 क्वेश्चन कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। इसके बाद बोलता है कि नेट प्रीमियम यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व फॉर मरीन हल इंश्योरेंस 70, मरीन का 70 है, एंड मरीन कार्गो का 40 करोड़ है। टोटल नेट प्रीमियम ऑफ फायर का है 80 करोड़। तो मरीन कार्गो का है 40 और मरीन हल का है 70। तो तुमको पता होगा ये बोल रहा है कि सीए देव कंफ्यूज एज टू हाउ टू कैलकुलेट अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व। तो अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या तो तुम सीधा सीधा 50% उठा लो, मतलब एज पर इंश्योरेंस एक्ट तुम सीधा सीधा जितना प्रीमियम मिला है उसका 50% अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व में डाल दो। अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है भैया, हो सकता है कि तुमने सितंबर के मंथ में रिस्क को एक्सेप्ट किया था, प्रीमियम मिला था, तो ये तो सितंबर टू सितंबर चलेगा ना, तो अगले साल भी तो कुछ रिस्क रिजर्व करके रखना चाहिए हमको अगले साल जो हो सकता है, इसलिए पूरा पूरा प्रीमियम इस साल की इनकम में मत डालो, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व में डाल के रखो रिजर्व के रूप में। तो या तो तुम 50% ऑफ प्रीमियम जितना है पूरा पूरा इकट्ठा डाल दो, ये एक मेथड होता है। और एक मेथड होता है 1/365 मेथड। 1/365 मेथड क्या होता है, 1/365 मेथड होता है, मान लो सितंबर 2 सितंबर को तुमको प्रीमियम मिला है, तो 2 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक जितने दिन हो गए वो तुम इस साल ले लो, और बाकी बचे हुए रिमेनिंग लेफ्ट ओवर डेज डिवाइडेड बाय 365, तुम रिमेनिंग डेज लेफ्ट ओवर डिवाइडेड बाय 365 को अगले साल लोगे एज एन अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व ट्रांसफर कर सकते हो इसको। तो ये 2 मेथड होते हैं, या तो 50% ऑफ प्रोपोर्शनल प्रीमियम या 1/365 मेथड। और इनकम टैक्स में दिया हुआ तुमको कि फायर के केस में और मिसलेनियस के केस में, फायर और मिसलेनियस के केस में 50% अलाउड है, और तुम्हारा हल यानी जो मरीन है, मरीन मरीन के केस में 100% ऑफ तुम्हारा जो एक्सपेंस है एज अ रिस्क रिजर्व, अनएक्सपेक्टेड रिस्क रिजर्व तुमको डिडक्शन के रूप में अलाउ कर दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शन। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट चूंकि ये क्वेश्चन आ सकता है अगेन तुम्हारे नेक्स्ट एमसीक्यू को यानी एग्जाम अटेम्प्ट में, देयरफॉर आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल कि क्या कैसा क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग टी के अलावा टाटा टी लिमिटेड आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट्स ओन सोलर प्लांट, मतलब खुद का सोलर प्लांट है जहां पे हम खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा मैं बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की राइट ऐसे जनरली नहीं मिलती है। अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो तुमको हो सकता है गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही बेचना पड़ेगा, और ऐसा तुम ये सब राइट गवर्नमेंट नहीं देती है, लेकिन दे सकती है अगर तुम खुद के यूज के लिए करते हो। और खुद के यूज के लिए अगर करते हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहाँ पे हमको तुमको याद आ रहा होगा कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है, 3 केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर तुम्हारी नेट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज अगर 75% से ज्यादा है ऑफ टोटल रेवेन्यू, या फिर तुम्हारा ये है एक तो दिस कि क्या बोलते हैं इसको, कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन मतलब सेल्फ सेल्फ खुद के लिए कंज्यूम कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे वही हो रहा है, कैप्टिव कंजम्पशन हो रहा है, मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ और खुद ही के लिए यूज कर रहा हूँ, एंड देयरफॉर मेरे को कॉस्ट ऑडिट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लो, सीए देव इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एफएमसीजी जायंट प्रीमियम लिमिटेड एज वेल एज प्रीमियम लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड 47th लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। प्रमोटर ऑफ द कंपनी इज मिस्टर हरी, प्रमोटर है हरी, और उसका भाई, हरी का भाई है एनईडी चेयरमैन। हरी का भाई एनईडी चेयरमैन थे, तुमको फटाक से एलओडीआर याद आ गया होगा।
अगर मेरे बोर्ड का चेयरपर्सन है, अगर मेरे बोर्ड का जो चेयरपर्सन है वो अगर एनईडी है, एनईडी है तो दो केस होता है, क्या वो रिलेटेड टू प्रमोटर है कि नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर है। अगर नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर है तो मेरे को 1/3 डायरेक्टर रखने पड़ते हैं, 1/3 मेरे को टोटल 1/3 डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ते हैं। और अगर रिलेटेड टू प्रमोटर ग्रुप है या पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन, जिसको हम प्यार से बोलते हैं पीओएमपी, पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन है या एनईडी, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमको मिनिमम हाफ आईडी रखने पड़ते हैं। और दूसरा केस होता है अगर तुम्हारा चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो तुमको हाफ आईडी रखने पड़ते हैं, हाफ आईडी रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एनईडी है और एनईडी का भाई जो है वो प्रमोटर है, मतलब तुम यहाँ पे फॉल कर रहे हो, रिलेटेड टू प्रमोटर वाले ग्रुप में फॉल कर रहे हो, देयरफॉर तुमको हाफ आईडी रखना पड़ेगा। और मैं बता दूं यहाँ पे टोटल 16 डायरेक्टर है, तो तुमको 8 डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा, 8 डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंप्लॉय करने पड़ेंगे तुमको अपने डायरेक्टर के कंपोजिशन में। ऑल्सो बोर्ड और प्रीमियम लिमिटेड बोर्ड आर कंसिडरिंग टू फॉर्म एन ऑडिट कमिटी जिसमें 9 डायरेक्टर होंगे। ऑडिट कमिटी में बता दूं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर ही होते हैं, और उसमें से कंपनीज एक्ट बोलते हैं 177 मेजोरिटी दैट इज मेजोरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेजोरिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 9 का मेजोरिटी यहाँ पे क्या होगा, 9 का मेजोरिटी 4.5 के ऊपर, यानी कि 5 कम से कम आईडी होनी चाहिए एज पर सेक्शन 177। लेकिन एलओडीआर की रिक्वायरमेंट क्या बोलती है, एलओडीआर की रिक्वायरमेंट होती है 2/3, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शैल बी आईडी, एटलीस्ट 2/3 शैल बी आईडी। तो यहाँ पे 2/3 ऑफ 9 कितना होता है, 2/3 ऑफ 9 होता है तुम्हारा 6 डायरेक्टर, एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस तुमको 6 डायरेक्टर करने पड़ेंगे, ना कि 5। 5 नहीं चलेगा, तुमको 6 चलेगा, क्योंकि कंपनी एक्ट में ही बोला है कि जहां एलओडीआर की रेगुलेशन तुमको ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए बोल रही है या एज पर स्ट्रिक्टर रेगुलेशन अप्लाई हो रहा है, तो तुमको वो वाला लॉ रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, नॉट कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे तुमको 6 के 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑडिट कमिटी में इंप्लॉय करने पड़ेंगे। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। सो लेट्स कम टू द लास्ट 3 क्वेश्चन। यहाँ पे बोलते हैं कि सेक्शन 148 में कॉस्ट ऑडिट अप्लाई होगा क्या, तो टाटा स्टील लिमिटेड विल हैव टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड बट वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू कॉस्ट ऑडिट, राइट, सही आंसर यही होगा, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। और यहाँ पे बोलते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के केस में तुमको मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन में कितने होंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमने देखा था 9 का 50% के ऊपर होना चाहिए, मोर देन मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ 9, मेजोरिटी ऑफ 9 कितने होंगे तुम्हारे, सॉरी मेजोरिटी ऑफ 18, 18 थे ना, कितने थे, 18 या 16 थे, सॉरी 16 डायरेक्टर थे। तो तुमको एटलीस्ट 50% तुमको रखना पड़ेगा, एटलीस्ट हाफ बोलता है, एटलीस्ट हाफ। मैंने बताया ना अगर एनईडी है तुम्हारा, एनईडी प्रमोटर से रिलेटेड है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस तुमको टोटल डायरेक्टर का हाफ एटलीस्ट आईडी रखना पड़ेगा, एंड देयरफॉर 8 विल बी द करेक्ट आंसर। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर ऑडिट कमेटी ऑफ प्रीमियम लिमिटेड कितने रखने पड़ेंगे ऑडिट कमेटी में, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया 5, तो गलत आंसर है। एटलीस्ट 5 आईडी इन ऑडिट कमेटी एंड 9 डायरेक्टर शुड हैव नॉलेज, नहीं गलत हो जाएगा। एटलीस्ट 6 सही है, एटलीस्ट 6 सही है, एंड 9 डायरेक्टर शुड हैव नॉलेज टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी बोलता है कि सारे के सारे डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या सारे के सारे जितने भी मेंबर्स ऑडिट कमेटी, सब के सब फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, और किसी एक को फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज होना चाहिए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज अलग डिफाइंड है, फाइनेंशियली लिटरेट अलग डिफाइंड है ऑडिट कमेटी एज पर एलओडीआर। तो देयरफॉर ये पर्टिकुलर केस सही है, 100% सबके सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉलेज होना चाहिए, दैट दे ऑल मस्ट बी फाइनेंशियली लिटरेट, एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ऑडिट कमिटी एंड 6 डायरेक्टर शुड हैव नॉलेज, नहीं 100% को होना चाहिए, 100% मेंबर्स। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा सी। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर में आ जाओ, केस स्टडी नंबर 28। तो ये केस स्टडी में क्या बोलता है तुम्हारा 28.1 पूछता है कि व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी फॉर द फॉर्मल प्रोग्राम। ये तुम्हारा डेफिनेशन दिया हुआ है चैप्टर 4 में, मैंने रिवाइज भी कराया हुआ है, जाके देख सकते हो पूरा का पूरा वीडियो। मैं प्रॉपर्ली यहाँ पे वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर्मल प्रोग्राम फॉर फ्रेमवर्क दैट इज इंप्लीमेंटेड अक्रॉस एन एंटरप्राइज, पूरे के पूरे एंटरप्राइज में जो तुम रिस्क को मैनेज करने के लिए पूरे के पूरे एंटरप्राइज में इनेबल करते हो, इंप्लीमेंट करते हो एक फॉर्मल प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड एज ईआरएम, दैट इज कॉल्ड एज ईआरएम। और तुम्हारे दिया हुआ भी ईआरएम वर्सेस इंटरनल कंट्रोल के बीच में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ईआरएम और इंटरनल कंट्रोल के बीच में क्या डिफरेंस है, या क्या स्कोप किसका क्या ज्यादा होता है, क्या नैरो होता है। ईआरएम वर्सेस इंटरनल कंट्रोल पे शॉर्ट नोट लिखो, ऐसा कुछ आ सकता है जो कि अभी तक आया नहीं है, बट दैट इज गिवन इन योर एसएम एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन का ये सीधा सीधा डेफिनेशन से ही एमसीक्यू है। व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इन द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑडिटर इन इशू नंबर 1। तो इशू नंबर 1 में आ जाओ भाई फटाक से। ये बोलते हैं कि स्पीक लिमिटेड ने इशू किया मटेरियल फॉर टुवर्ड्स works worth rupees 30 crore on 10th October 2021 and this entry made by staff is approved by the assistant store manager। मतलब मैंने एंट्री किया और मेरी एंट्री को अप्रूव कौन कर रहा है, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर एंड स्टोर मैनेजर, दोनों लोग अप्रूव कर रहे हैं। द वेरी नेक्स्ट डे द स्टाफ हु एंटर्ड द डेटा जो स्टाफ ने एंटर किया था फाउंड दैट कि कुछ क्लेरिकल एरर है, जिसके कारण सिर्फ 29.8 करोड़ इशू किया गया है, 29.8 करोड़ ही इशू किया गया, जबकि रिक्वायरमेंट क्या थी 30 करोड़ की, जबकि रिक्वायरमेंट थी 30। ही मेड द चेंजेस इमीडिएटली एंड द सिस्टम एक्सेप्टेड द सेम। उसने फटाक से चेंज कर दिया और सिस्टम ने तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया। भैया जब एंट्री मार रहे थे तब तो असिस्टेंट स्टोर मैनेजर और स्टोर मैनेजर की अप्रूवल लग रही थी, और जब चेंज कर रहे हो तो किसी की अप्रूवल नहीं लग रही है, अपने आप हो जा रहा है। दैट इज अ फ्लॉ, दैट इज अ फ्लॉ।
क्या कहाँ पे ये फ्लॉ है देखते हैं अपन फटाक से। ये बोलते हैं कि इट इज एन एंटिटी लेवल रिस्क रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ आईटी। नहीं, एंटिटी लेवल रिस्क नहीं है। एंटिटी लेवल रिस्क कब होता, जब ये पूरे के पूरे एंटिटी एज अ होल को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल हो गया विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। विसल ब्लोअर मैकेनिज्म में कोई भी गलती होती है तो डेट इज एन एंटिटी लेवल रिस्क। या गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन, सर्वर तुम्हारा कोई भी एक्सेस कर पा रहा है, सुपर यूजर को एक्सेस के अलावा बाकी बहुत सारे सुपर यूजर एक्सेस है, गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट ऑफ आईटी में प्रॉब्लम है, जनरल आईटी कंट्रोल्स में प्रॉब्लम है, then that is entity level risk. That is entity level risk, not this. This is actually an IT process and procedures being followed. वहां पे रिस्क है। जो आईटी प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर फॉलो होना था कि अप्रूवल होना चाहिए। अगर तुम एंट्री पास कर रहे हो जब अप्रूवल हो रहा है दो लोगों का, तो जब तुम चेंज कर रहे हो तो भी तो अप्रूवल होगा। वरना क्या मतलब, मैं एंट्री पास करते अप्रूवल ले लूंगा और बाद में अपने हिसाब से चेंज कर दूंगा। तो डेट इज अ फ्लॉ इन द आईटी प्रोसेस एंड प्रोसीजर बीइंग फॉलोड इन टर्म्स ऑफ अनऑथराइज्ड। ये बोल रहा है कि कोई मटेरियल रिस्क नहीं है, गलत हो जाएगा। इट इज अ मैनुअल इंटरनल कंट्रोल, मैनुअल वगैरह की बात नहीं है, एंड नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑटोमेटेड कंट्रोल। बिल्कुल ऑटोमेटेड कंट्रोल से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है ये, मैनुअल और इंटरनल कंट्रोल है, बोलता है गलत हो जाएगा। मैनुअल थोड़ी ना भैया, ऑटोमेटेड है। पीआर का पीओ में जाता है, पीओ में ऑटोमेटिकली पीआर की जो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है। That is all automated control. और जो क्वांटिटी है वो that is approved by store manager, that is approved by assistant store manager. So all this is related to internal automated control. Internally automatically approval होता है store manager का, and therefore आखिरी के दोनों ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कैरिड आउट बाय द ऑडिटर इन केस ऑफ इशू नंबर 2। इशू नंबर 2 क्या बोलता है कि शोइंग अ कमीशन एक्सपेंस 2 करोड़ का, ऑडिटर हैज मेड एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस that makes up this financial statement line item as to how it is initiated, recorded, approved, posted, reported। तो ये एफएसएलआई की बात कर रहे हैं कि जो 2 करोड़ का है ना, उसके दाम जब वो पता कर रहा था, ये जो 2 करोड़ का एफएसएलआई आइटम है, एफएसएलआई आइटम मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम, जब पता चला तो ही फाइंड दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1.5 करोड़ इन द कमीशन रिकॉर्डेड एज पर द सेंसर सॉफ्टवेयर जो सोर्स है, सोर्स जहां से रिकॉर्ड किया जा रहा है, और कमीशन एज रिफ्लेक्टेड इन एसएपी जहां पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, जहां से रिकॉर्ड लिया जा रहा है और जहां पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, एसएपी और जो सोर्स है वहां पे डिफरेंस आ रहा है 1.5 लाख का। तो इशू नंबर 2 में क्या बोलते हैं कि इट इज एन इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल एट प्रोसेस लेवल। बिल्कुल ये प्रोसेस लेवल है ना, एफएसएलआई इज डन एट अ प्रोसेस लेवल। ये प्रोसेस लेवल होता है, एट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस लेवल कंट्रोल, पीएलसी। इट इज एन इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल एट प्रोसेस लेवल, ये सही है। इट इज डायरेक्ट एंटिटी लेवल है ही नहीं है। एंटिटी लेवल अभी मैंने समझाया, एंटिटी लेवल क्या होता है, जो पूरे एंटिटी वाइड सबको अफेक्ट कर रहा है एक साथ। ये तो एक प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, एक एफएसएलआई को अफेक्ट करेगा, पूरे एंटिटी को अफेक्ट नहीं करता है। इट इज एन इनडायरेक्ट एंटिटी, एंटिटी लेवल है ही नहीं, बोल तो रहूं। एंड देयर इज नो रिस्क, नो रिस्क तो नहीं भैया, रिस्क तो है, बिल्कुल बिल्कुल रिस्क है, बहुत मेजर रिस्क है। एंड दैट रिस्क इज प्रेजेंट एट द प्रोसेस लेवल, नॉट एट द एंटिटी लेवल, नॉट एट द आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल लेवल, राइट। तो 28.3 का आंसर होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ए। एंड व्हाट शुड द ऑडिटर डू अबाउट द डिफरेंस आइडेंटिफाइड इन इशू नंबर 2। इशू नंबर 2 में जो तुमको डिफरेंस पता चला, उसका ऑडिटर अब क्या करेगा, ऑडिटर शुड कैरी आउट फर्दर प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी, ऑब्टेन करेगा एडिशनल एविडेंस ऑन द मैटर एंड डिस्कस करेगा मैनेजमेंट बिफोर डिसाइडिंग ऑन द ऑडिट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो मैंने पहले ही बताया कि जब भी तुमको डिस्कशन करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट में कुछ करने बोले तो वो ही ऑप्शन जनरली सिलेक्ट करना। क्योंकि जब भी हम अपना ऑडिट रिपोर्ट देते हैं ना, तो ऐसे डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर देते, सीधा रिपोर्ट नहीं करते, हमेशा पहले अपन डिस्कशन करते हैं, मैनेजमेंट के साथ बैठते पूरा देखते हैं प्रॉपर्ली। इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है तो खासकर बात करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को ही अल्टीमेटली वो इंटरनल कंट्रोल को ओवरकम करना है, इंप्रूव करना है। एंड दैट इज वाई दैट शुड बी फर्स्ट डिस्कस, इंक्वायरी करना, ऑब्टेन करना और कोई एडिशनल एविडेंस ऑन द सेम मैटर एंड डिस्कस करना मैनेजमेंट के साथ बिफोर डिसाइडिंग ऑन द ऑडिट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ये ऑप्शन सही होगा। और बाकी ऑप्शन बोल रहे शुड इशू एन एडवर्स ओपिनियन, डायरेक्ट एडवर्स ओपिनियन इशू नहीं होगा। नॉट अ मटेरियल कंसीडरिंग द बिजनेस वॉल्यूम एंड हेंस द ऑडिटर मे इन्फॉर्म द मैनेजमेंट, ओरली बता दो, बाकी लिखित में देने की जरूरत नहीं बोल रहा है। एन ऑडिटर शुड इशू अ क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, डायरेक्टली बोल रहे क्वालिफाइड ओपिनियन तुम दे दो, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने बताया डायरेक्टली नहीं देंगे अपन, जाएंगे पहले मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और ऑडिट एविडेंस कुछ ऑब्टेन करने उस मैटर पे तो वो भी करेंगे। लेकिन डायरेक्टली इसके बाद अगर हमको लग रहा है कि इशू करना चाहिए क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन, तो इसके बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हाउ शुड द ऑडिटर डील विद द इशू नंबर 3। इशू 3 क्या है, इशू 3 बोलता है कि व्हाइल वेरीफाइंग द सैलरी एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय द ऑडिटर हैज बीन आस्क्ड टू रिलाई ऑन द वैल्यूज एज पर एसएपी सॉफ्टवेयर। वो बोल रहे हैं सीधा सीधा एसएपी सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो भी वैल्यू दिख रही है ना, सैलरी एक्सपेंस का खर्चा जितना अमाउंट दिख रहा है उस पर रिलाई करो, एंड सम हार्ड कॉपी रिपोर्ट्स देख लो और डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर लो। एचआरएमएस पैकेज होता है जो कि मॉड्यूल होता है एसएपी का ही, समझ लो। एचआरएमएस पैकेज में पूरा पूरा तुम्हारा सैलरी पार्ट, लेबर एक्सपेंस वगैरह सारा सारा मैनेज हो जाता है। एंड वो करप्ट हो गया बोल रहा है, एज द एचआरएमएस पैकेज करप्ट हो चुका है ड्यूरिंग द ईयर एंड द मैनेजमेंट इज नॉट हैविंग एनी डेटा बैकअप, डेटा बैकअप नहीं है और एचआरएमएस पैकेज हमारा खराब हो गया, इसलिए जो जो फिगर दिख रही है सब से वही चेक कर लो भैया, भाई हमारे पास अब और कुछ नहीं है। तो इश्यू नंबर 3 को अब कैसे डील करेगा ऑडिटर, तो ऑडिटर शुड इशू क्वालिफाइड ओपिनियन, डायरेक्ट क्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर दे क्या। पहले हमको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी चाहिए एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट, और उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है देन वी शुड डिस्क्लेम। पहली बात तो यहाँ पे डिस्क्लेमर आ सकता है बिकॉज यहाँ पे लेबर एक्सपेंस जो है
दैट इज परवेसिवली अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, क्योंकि वो लेबर एक्सपेंस प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, देन अगेन बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा, सारे पूरे इंपॉर्टेंट है। दैट इज अफेक्टिंग कैश ऑल्सो, सब चीजों पे अफेक्ट आता है। लेबर एक्सपेंस इज द मेजर इंप्लॉय एक्सपेंस एंड दैट अफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो यहाँ पे अगर उससे रिलेटेड मेरे को साई नहीं मिलता है, देन दैट इज परवेसिवली अफेक्टिंग, मटेरियल भी है परवेसिव भी है, एंड देयरफॉर डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आप जरूर परफॉर्म कर लेना, आप बोले तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना टू ऑब्टेन साई बिफोर डिस्क्लेमिंग द ओपिनियन। ये मेरे को सही लग रहा है। ऑडिटर शुड इशू एन एडवर्स ओपिनियन स्टेटिंग दैट इट इज डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर को इशू करना चाहिए एडवर्स ओपिनियन, बोल रहा है डायरेक्टली। एडवर्स ओपिनियन क्यों इशू होगा भैया, एकदम तुम्हारा एडवर्स ओपिनियन तो जब इशू होता है जब तुमको साई ऑप्टेन हो गया। साई तो ऑप्टेन हुआ ही नहीं यहाँ पे, तुमको तो लेबर एक्सपेंस से रिलेटेड एचएमएस पैकेज के डेटा बैकअप है ही नहीं तुम्हारे पास, किस बेसिस पे तुम एडवर्स करोगे। एंड द ऑडिटर कैन रिलाई ऑन द सेट डेटा। रिलाई तो मैं कर ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो राइट। एंड थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया है, बट स्टिल थोड़ा मैनेज कर लेना। लाइक करो, वीडियो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।